हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर 9 की बात करने वाले हैं, जो 11 क्लास की एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट का ही अभी चल रहा है। देन इसके बाद अभी एक चैप्टर और है, और उसके बाद हमारी जो 11 क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की है उसका पार्ट सेकंड में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग शांति से, मतलब ये चैप्टर का हमारे नाम ही है शांति, और इससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं कि शांति रियल में यहाँ पे किसी, ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं कि किसी लड़की का नाम है एंड उसकी हम जीवनी पढ़ने वाले हैं, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यहाँ शांति जो हम सुकून चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है कि आखिर पूरा समझेंगे जब, तब पता चलेगा यहाँ पे कि शांति क्या चीज़ होती है एंड हमारी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर अब इसमें सबसे पहले देखते हैं पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि युद्ध हो, आतंकवादी हमलों और गुटिया दंगों पर चीखती अखबारी रपटें हमें निरंतर याद दिलाती रहती हैं और कि हम अशांत समय में रहते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे पहला ही पॉइंट आया, एंड आपके यहाँ बिल्कुल करंट का इशू चल रहा है कि आप उससे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे उस एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे क्या बात की गई, युद्ध हो गया, ठीक है। युद्ध के बाद अभी हम अपने घर में बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर इंडिया की या अदर कंट्री की, जितने भी हमारे राष्ट्र हैं, तो यदि हम उनकी बात करें तो किसी भी राष्ट्र के लिए ये हानिकारक ही होता है, या ऐसा कुछ होता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे शांति कहीं ना कहीं स्थापित नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि युद्ध की स्थितियाँ हो गई, आतंकवादी हमले। तो आतंकवादी हमले आपको पता है कि मतलब होते रहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको मैं जो एग्जाम्पल देने वाली हूँ वो आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो रूप बनता जा रहा है वो एक आतंकवादी के उसमें रूप में वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, ये जो नक्सलवाद हैं, तो नक्सलवाद ऐसा नहीं कि उनका आतंकवादी रूप से, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं उनका कोई पर्पज़ नहीं होता, उनका पर्पज़ एक ही होता है कि हमें यहाँ की जनता को, यहाँ की सामाजिक आर्थिक हर तरीके की व्यवस्था को नष्ट करना है। उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, उनका कुछ भी नहीं होता। एक आतंकवादी का बस इतना ही होता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि कोई भी प्लेस टारगेट बनाते हैं कि इतनी पब्लिक को मारना है, इतना जान माल की हानि करनी है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है। लेकिन ये जो नक्सलवादी हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि हमारे देश में अभी अशांति फैली हुई है। यदि लोग खुश होते तो ऐसी स्थितियाँ नहीं आती जो आज छत्तीसगढ़ में हुआ। 20-22 जवान अपने शहीद हुए ये नक्सलवादियों के द्वारा। तो ये स्थितियाँ क्यों बन रही हैं, आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। जो यहाँ पे मेन मुद्दा ये नहीं है आपका कि आतंक, ये जो नक्सलवादी है। और हाँ, एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए कि जब भी कभी मार्क्सवाद की बात आए, जब भी कभी समाजवाद की बात आए, जब भी कभी लेनिनवाद आए या माओवाद आए या नक्सलवाद आए, तो प्लीज़ आप इन्हें वो आतंकवादी मत समझिएगा। आतंकवादी अलग होते हैं, नक्सलवाद या ये जो मैंने अभी जितने भी वाद बताए वो अलग होते हैं। ठीक है, इनका मकसद सबका क्या होता है, पूंजीपति वर्गों के प्रति ये विद्रोह करते हैं, उनका विरोध करते हैं, और ये क्या मानते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है तो गरीबों का, मजदूरों का, श्रमिकों का उनके द्वारा शोषण किया जाता है। तो ये उन्हें क्या करते हैं, लाभ दिलाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, कि आपको पता होगा कि नक्सलवाद में जो शामिल होते हैं, जो भी आदिवासी वहाँ के, वो क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ ही नहीं, बहुत से रेड कॉरिडोर में हम बात करें तो 9 स्टेट आते हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, तो झारखंड हो गया, ये सारे यहाँ पे स्टेट आते हैं। ठीक है, और जो उदय हुआ था इसका, तो आप यदि पढ़े होंगे नक्सलवाद, तो यहाँ पे इसका 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गाँव से ही इसका उदय हुआ था। एंड अभी जो मैंने बताया इतने सारे बात की, समाजवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो वामपंथी उग्रवाद आपने सुना होगा, तो उन्हीं का एक रूप है। और इनमें से पूरे वर्ल्ड में बात करें तो गरीबों के लिए जो मतलब लड़ते हैं,
तो उनमें से माओवाद ही उन्हें कहा जाता है वर्ल्ड में, लेकिन अपने भारत में इन्हें हम नक्सलवाद कहते हैं। तो कभी माओवाद और नक्सलवाद आए तो कंफ्यूज मत होना, ये इंडिया के लिए नक्सलवाद वर्ड यूज होता है, अदर कंट्रियों में या विदेशों में ये माओवाद है, और मेनली ये दोनों ही वामपंथी उग्रवाद ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो या आपकी शिवानी मैम लेके वीडियो आई थी, तो आपको वहाँ पे आई होप कि समझ में आई होंगी बातें। दिन नहीं आई हैं तो आप पढ़ सकते हैं खुद से, यूट्यूब पे सर्च करिए या कहीं पे भी पढ़ना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो या तो गूगल वगैरह में, आपकी बुक्स में तो खैर उतना मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ऐसी बुक आती नहीं है। ठीक है, तो आपको गूगल में ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा क्यों फोर्सली आपको कह रही हूँ कि नक्सलवाद आपको पढ़ना है। आपका जो जीएस पेपर 3rd है उसकी 16 और 17 यूनिट आप देखेंगे तो वहाँ पे ये सारे जितने भी हैं हमारी इंटरनेशनल, मतलब कि जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, तो इससे रिलेटेड हमें ये सारी बातें पढ़नी पड़ती हैं। वो क्या करते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है, और कहीं ना कहीं कमी है। और क्या होता है ना कि जैसे सपोज मान लीजिए हम ही है, हमारे पास जब कमियां लगातार बनती जाती हैं, लगातार हम बहुत ही ईमानदार पर्सन हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमारी अच्छाई किस काम की कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। एंड फाइनली क्या होता है कि हम गलत रास्ता अपनाते हैं। एंड यही बिल्कुल इसी का सेम एग्जाम्पल आपको ये सारे बात देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं नक्सलवादी भी कमियों के अभाव के कारण, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा शोषण किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये लोग क्या करते हैं कि अभी आपका दृष्टि का आर्टिकल ही 6 तारीख का, ठीक है, 6 अप्रैल का आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें पढ़िएगा। ये नक्सलवाद का पूरा दिया गया है, पूरा का पूरा टोटल सब कुछ आपको है वहाँ पे, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या मतलब इसके क्या कैसे इसका उदय हुआ, कैसे हुआ, क्या है, आपको वहाँ से बहुत ईजीली मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि छत्तीसगढ़ में 22 जवान शहीद हुए, ये दुख की बात तो है हालांकि, और हमारे आए दिन जवान शहीद होते रहते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका कैसे सुधार किया जाए। गवर्नमेंट को अभी इन पे क्या कदम, हालांकि कई सारी योजनाएं लाई गई थी, समाधान हो गया, चिंगारी हो गया, कुछ ऐसी योजनाएं लाई गई थी, लेकिन उनसे क्या हो रहा कि अभी कुछ मेनली फ़ायदा नहीं दिख रहा जो कि होना चाहिए था। हालांकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम 2022 तक नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे, बट ऐसा शायद लगता नहीं। आप लोग पढ़ेंगे भी तो समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो दोनों में अंतर समझिएगा कि आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों क्या हैं, ये एक नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे तो अब अशांति बनी हुई है, गुटिया दंगे होते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। और देन उसके बाद क्या होता है, और साफ पता चलता है कि हम अशांत समय में रह रहे हैं, और वास्तविक शांति के दुसाध्य बने रहने की सूरत में यह शब्द अपने में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। यह है राजनेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों और शिक्षा शास्त्रियों और सेना अधिकारियों के होठों से झरने के लिए हमेशा, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पत्रकार हैं, राजनेता हैं, उद्योगपति हैं और शिक्षा शास्त्री जो होते हैं या सेना अधिकारियों के होठों से क्या करते हैं कि हमेशा ये कुछ ऐसे वर्ड तैयार रहते हैं, और इसका हवाला भी पाठ्य पुस्तकों, संविधानों, घोषणा पत्रों और समझौतों समेत अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से संजोए गए आदर्श मूल्य के रूप में दिया जाता है। दिन उसके बाद क्या होता है कि हर किसी को शांति का आवाहन और अनुसरण की बात करते देखने से हमें लग सकता है कि इस अवधारणा को और स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा है नहीं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे कि शांति के विचार के प्रति दिखने वाली सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की ही बात है, और साल दर साल क्या होता जा रहा है कि शांति का अर्थ और महत्व काफ़ी अंतर के साथ आंका गया है। यानी कि साल दर साल, यानी कि ऐसा नहीं, हर साल क्या हो रहा है कि इसकी जो शांति है, जो रियल में शांति चाहिए, उसका कहीं ना कहीं हम अंतर देखते जा रहे हैं, गिरता जा रहा है इसका वैल्यू जो भी है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे पूरा जब इससे पढ़ेंगे तो समझेंगे होल की शांति क्या होती है। एंड शांति के समर्थकों को
कई सवालों का सामना करना पड़ता है। तो जो शांति के समर्थक हैं उन्हें क्या क्या सामना मतलब कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ता है, एंड इन्हीं सवालों में आपको पता है कि हमारी एनसीईआरटी के पूरी बातें कही जाती हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वस्तुतः शांति का अर्थ क्या है। आपके लिए शांति का मतलब कुछ दूसरा होगा, मेरे लिए शांति का मतलब कुछ दूसरा होगा, अदर लोगों के लिए शांति का मतलब कुछ दूसरा होगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले कि शांति का अर्थ क्या है और आज की दुनिया में यह इतनी कमज़ोर क्यों है। आज की दुनिया में ना तो आप खुश हैं, ना हम खुश हैं, ना हमें मिनटों की शांति है, ना आपको है, किसी को शांति। हम कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, थोड़ा सा सुकून चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपने मूवियों में देखा होगा कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है, या आप लोग भी कभी ऐसी कोशिश करते होंगे कि 2-4 मिनट, 10 मिनट, घंटे भर या दिन भर हम कभी घर थोड़ा सबसे अकेले रहें, कहीं सुनसान जगह पे बैठे, शांति से बैठे, बिल्कुल हमें किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कभी कभी हमारे मन में आता होगा, बिल्कुल आता है कि हमें किसी का डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी कि शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है। दिन क्या है कि क्या शांति स्थापित करने के लिए हम हिंसा का उपयोग कर सकते हैं। हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण हैं, यानी कि यदि हमें शांति स्थापित करना है तो क्या हम हिंसा का उपयोग कर सकते हैं। तो कहाँ की शांति, मतलब जब हिंसा से शांति मिल रही है तो हम तो पहले ही अशांति अपना लिए हैं, तो शांति तो खैर मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ये सवाल उठता है कि क्या हम हिंसा अपना कर इसका मतलब शांति को ला सकते हैं। तो ये तो खैर अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या होता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो हमारे समाज में हिंसा, जब हिंसा करेंगे इसके बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं, और इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों को विस्तार से जांच पड़ताल करेंगे। पूरा ये चैप्टर जो है इन्हीं सवालों में ही अटका है, और इसके बारे में अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्या है, इसकी भूमिका देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं। और उसके बाद सही मायने में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आई होप कि आप समझ पाएँ कि एक देश की शांति किस में होती है, कैसे चाहिए होता है, एंड हमें क्या चाहिए होता है, एंड अदर पब्लिक्स को क्या चाहिए होता है, शांति का रियल मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या बताया गया कि लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया है। यानी कि इसमें क्या है, जैसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए काफ़ी, आपका म्यांमार का भी याद होगा कि तख्ता पलट हुआ, वहाँ पे सैनिक सत्ता आ गई, लोकतंत्र को वहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल करंट का इशू है, बिल्कुल ये मत सोचिएगा आप कि मैं कहीं अदर दुनिया से ला रही हूँ ऐसे एग्जाम्पल, जी नहीं, आपके करंट में ही। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती या नहीं देता, यूपीएससी में लोग करंट अफेयर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर में सिर्फ हमें इतना है कि हमने आपसे कहा ना कि म्यांमार में ये घटना हुई, देन उसका हम करंट अफेयर पढ़ते तो उसका स्टैटिक पोर्शन, म्यांमार की घटनाएं, भारत का म्यांमार से रिलेशन, अदर कंट्रियों पर इसका इफ़ेक्ट, दुनिया भर का, ये सारी चीज़ें हमारी उससे ही कवर हो जाती हैं। अभी हमने नक्सलवाद की बात की, तो मतलब यहाँ पे आपको लगा होगा कि नक्सलवाद ऐसा, ये क्यों, मतलब हम इसमें क्यों जाएं, जो भी है तो चलता रहेगा, हमारा क्या जाता, कौन सा हमारे इलाके में ऐसा हुआ। बट ये अच्छा नहीं है। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो फिर क्या होता है, कभी कभी एग्ज़ामिनर भी क्या करते हैं यार, हमेशा अपना जो ट्रेंड है वो बदलते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब वही पुरानी बातें, इतिहास ही है हमारा, तो इतिहास को ही कुछ ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो करंट है उससे रिलेट करके पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप यदि जो भी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर को स्किप कर रहे हो तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है। मैं चिल्ला के कह रही हूँ, आपके लिए ये सही नहीं है। और हाँ, जो वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, ये भी उनके लिए अच्छा नहीं है।
करंट अफेयर भी कई तरीके के होते हैं, तो आप वन लाइनर पढ़ रहे हो कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, ऐसा ये सही नहीं है आपके लिए। ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो सच में आपको नहीं पढ़ना चाहिए फिर करंट अफेयर, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यदि यूपीएससी के लिए, एसएससी वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो वन लाइनर प्लीज़ मत पढ़िएगा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कुछ वेबसाइटें अवेलेबल कराती हैं, जैसे आपको मैगजीन में दिया होता है, उस तरीके से आपको पढ़ना है। गहरा, हमें डीप नॉलेज चाहिए, ना कि हमें ये हवाई में उड़ना है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, और जब आपके पास नॉलेज रहेगा, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, कहीं भी कभी भी हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन से लिखने को आ गया या अपने देश की समस्याओं के बारे में लिखने को आ गया, तो बखूबी हम लिख सकते, एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि ऐसा यहाँ पे हुआ था, ऐसा यहाँ पे हुआ था, देन उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए। बस 2 पॉइंट हमें वहाँ पे पुट करने होते हैं अपने आंसर में। और जब कई सारा हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होता है, तब हम वो चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे देखेंगे आप कि क्या बताया जा रहा है कि लोकतंत्र हो गया, देन उसके बाद न्याय हो गया, न्याय के लिए भी लोग बस खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद है मानवाधिकार की तरह जो शांति का भी क्या किया गया इसमें, जुमला यानी कि जैसे इन सब का विद्रोह करने लगते हैं आप, या इन सब के आधार पे कुछ लीडर बनते हैं, कुछ कम्युनिटी बनाई जाती है, उसी तरीके से अब शांति भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और लेकिन हमें निश्चित ही याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता को लेकर यह ऊपरी, यानी कि यह ऊपरी आम सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की घटना है। और अनेक यहाँ पे बात करें तो अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा है। तो हिस्ट्री में यदि जाते हैं तो कुछ ऐसे मतलब जो भी विचार है, उन्होंने शांति के बारे में कहीं ना कहीं नकारात्मक ढंग से लिखा है। जैसे जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक जो नीत्शे थे, वो युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक था, ठीक है। तो यानी कि युद्ध को वो क्या बोलते थे कि महिमा मंडित करने वाला विचारक है। और नीत्शे ने शांति को महत्व नहीं दिया, यानी कि ये जो जर्मन के अपने थिंकर है, वो क्या कहते हैं कि युद्ध ही महिमा मंडित करने वाला विचार है, शांति नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका मानना क्या था, उन्होंने ऐसा नहीं कि विदाउट तर्क के आपको कुछ दे दिया है, कोई भी देता है तो वो उसे सिद्ध करता है कि ये ऐसा है, ठीक है। तो उनका क्या मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और इसी तरह अन्य अनेक विचारकों ने शांति को बेकार बताया है और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवंतता के वाहक के तौर पर ही की है। और इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेडो और पेरेटो यानी कि 1848 से 1923 का दावा था कि, यानी कि इनका सन इतना था, ठीक है। तो इनका दावा क्या था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। और उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। यानी कि यहाँ पे क्या किया है कि इन्होंने शांति का विरोध क्यों किया है कि शांति का मतलब आप सीधे शांति चाह रहे हो तो सीधे या बिल्कुल निठल्ले टाइप के आप हो कि बस कुछ काम करना नहीं है, बैठे रहें, हम सुकून से रहें, किसी का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, कुछ करना ना पड़े हमें। तो एक कर्म विहीन पुरुष, एक कर्म विहीन इंसान किसी काम का नहीं है। फिर तो शांति आपको वहीं मिलेगी, हिमालय निकल जाइए, बिल्कुल मोह माया सब छोड़ के। और यदि हम इस सांसारिक दुनिया में रहें तो फिर ऐसे वर्डों का हमें कल्पना करना कहीं ना कहीं उचित नहीं होता। ये यही समझाना चाह रहे हैं, ये उनके विचार हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इसका मतलब यह जताना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है। यानी कि राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका मतलब ये जताना हमारा नहीं है कि इतने विरोधी है तो शांति को कोई अपनाने वाला नहीं है या इसके कोई पक्षधर नहीं है। तो ऐसा तो खैर होता नहीं है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि शांति कर्म पे होनी चाहिए या शांति की बात करना बिल्कुल भी मतलब जायज़ नहीं है, हमें अपने कर्तव्य पे भरोसा रखना चाहिए, कर्म करना चाहिए और शांति वांति मिले तो मिले, ना मिले तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इससे तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों
के केंद्रीय स्थान प्राप्त हैं, यानी कि शांति वर्ड को ना सभी धार्मिक उपदेशों के केंद्रीय स्थान प्राप्त हैं और आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकारों का साक्षी रहा है और महात्मा गांधी का इसमें प्रमुख स्थान है। हालांकि क्या होता है, शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान जो हमारे 20वीं सदी के अत्याचारों को देखे जा सकते हैं और इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई है। और इनमें से क्या हुआ कि कुछ घटनाओं के बारे में आपने ऐतिहासिक इतिहास की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा, जैसे कि फांसीवाद, नाजीवाद का उदय तथा विश्व युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो हमारा यहाँ पे विश्व युद्ध होता है, उसके बाद फांसीवाद, उसके बाद नाजीवाद, अभी कल के ही दैनिक जागरण में पहला ही जो एडिटोरियल था, पहला था या 9 पेज का था या 10 पेज का था, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें ये फांसीवाद के बारे में दिया गया था। ठीक है, तो आप उससे वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा खासा उसमें समझाया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि फांसीवाद, नाजीवाद का उदय तथा विश्व युद्ध अपने पास पड़ोस के भारत, पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के रूप में देश विभाजन की त्रासदी का अनुभव हमने किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उपर्युक्त विपदाओं में अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलाने में उन्नत तकनीकी का प्रयोग भी शामिल रहा है। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने क्या किया, लंदन पर घनघोर बमबारी की और प्रतिक्रियाओं में अंग्रेज़ों ने 1000 बम बरसकों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेज दिया। उसके बाद क्या होता है कि उसने हम पे हमला किया, हमने उस पे हमला कर दिया। शांति की अभी कोई बात ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम, यानी कि जो हमारे परमाणु बम होते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, गिराने से हुआ। और इन दोनों हमलों में हम कम से कम बात करें यदि तो 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए और उससे भी कहीं अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे और करीब 95% मृतक आम नागरिक थे, यानी कि 90% मृतक आम नागरिक थे। यहाँ पे इतनी घटना तो हो रही है, तो सीधे इसमें बताया गया है कि जो मरने वालों की संख्या थी, तो 95% कौन थे, आम नागरिक थे। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका के द्वारा जापान में जो आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी 2 ये प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे बमबारी की गई थी, वो भी जो हमारा परमाणु बम होता है, आपको पता होगा कि ये बहुत ख़तरनाक होता है। ठीक है, कि आपका यदि केमिस्ट्री आप पढ़े हों कभी, तो आपको सारी चीज़ें पता होगी कि एक हमारे एटम जो होते हैं वो कितने डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पे तो कई सारे उससे मिलके बना होता है ये, और इसमें यदि बात करें बहुत ही आप कह सकते हैं कि इतना आसानी से परमाणु बम चलाने की किसी को इजाज़त नहीं होती है। आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान के पास इतने परमाणु बम है, अमेरिका के पास इतने परमाणु बम है, इटली के पास इतने परमाणु बम है, ईरान के पास इतने हैं, तो वो आप सुनते होंगे। ठीक है, कभी कभी होता है कि परमाणु बम का परीक्षण किया जा रहा है। यू नो व्हाट, कि जब आप परमाणु बम का परीक्षण किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोज मान के चलिए परमाणु बम है, मैंने बताया बहुत ख़तरनाक होता है, बिल्कुल बहुत ख़तरनाक होता है। आप देख सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी की घटना जो हुई कि 1,20,000 लोग तुरंत मर गए और उससे भी कहीं अधिक लोग क्या हुए थे, आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे, यानी कि उसका जो इफ़ेक्ट था वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है और बहुत दूर तक जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत। हम समुद्रों में क्या करते हैं कि परमाणु बम का परीक्षण करते हैं, और यहाँ पे जब समुद्रों में हम परमाणु बम का परीक्षण करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्रीय जीव जो होते हैं कहीं ना कहीं हम उसे नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वैश्विक उसमें स्तर पे होता सारी चर्चाएं होती हैं कि इन्वायरमेंट में सिर्फ हमारा ये पेड़ पौधे बचाना नहीं आता है, कि इन्वायरमेंट के अंतर्गत हम जितनी अपने आसपास की चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो पानी हो, मानव हो, जीव जंतु हो, वो सब कुछ आता है। ठीक है, तो उनमें से सबकी रक्षा करना हमारा धर्म होता है। आज हम स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस में आपको क्या लगता है कि जो ये रॉकेट वगैरह जा रहे हैं, हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं।
ये आज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ धरती तो प्रदूषित आप कर ही रहे हो, साथ साथ स्पेस में भी इतना कचरा फैल चुका है, इतना साइंस एंड टेक में ये आपके उसमें सिलेबस में है, आपको पढ़ना पड़ेगा अंतरिक्ष कचरा के बारे में, और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष कचरा जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अंतरिक्ष कचरा फैलता कैसे है, इसी वजह से फैलता है। जो यहाँ पे आप भेजते हो, चाहे कोई भी, आपको पता है एक रॉकेट जाती है, उसका धुआं ऐसे दिखता है, कुछ तो देखिए अनुसी बनाते हैं कि आज तो वो क्या मतलब जो भी है कि भगवान जी निकल रहे हैं या कुछ भी जो भी उनका होता है, ठीक है। तो जो रॉकेट का वो धुआं जल जल के जा रहा, उसके पार्टिकल्स गिर रहे हैं तो वो पृथ्वी तक आ नहीं रहे, तो कहाँ जा रहे हैं, यानी कि इतनी ऊंचाई पे वो जा रहा है। आपको पता है कि रॉकेट जो है वो आप जब, यदि आपको अभी थोड़ा समझ में ना आ रहा हो, तो जब आप साइंस एंड टेक की क्लास लेंगे देन वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये रॉकेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब यहाँ पे ऐसे किया जाता है, फिर इसमें ऐसे लगा होता है, फिर ऐसे होता है, फिर यहाँ पे कहीं जाके आप जो सैटेलाइट वगैरह है उससे लगाते हो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो क्या होता है कि जब यहाँ से जा रहा है, ठीक है, आपका ये इधर से पूरा, ये जब आप क्या करते हो, इसे हम लॉन्च करते हैं तो पूरा धुआं, यानी कि यहाँ से ये सारे पार्टिकल्स इसके गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, जल के गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड फाइनली ये सब जल के गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इसका ओपन होता है, खुलता है, जो उपग्रह होता है जहाँ तक हम वहाँ पे भेजना चाहते हैं वो जाके वहाँ पे स्थापित होता है, बाकी के पार्टिकल्स जो नीचे हैं वो गिर जाते हैं धरती पे। तो यहाँ पे धरती पे ये नहीं गिर पाते, हाँ मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत बोला, धरती पे ये नहीं गिर पाते हैं, अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं। तो इसका कचरा कहाँ जा रहा, हमारे अंतरिक्ष में ही फैला हुआ है, ये हमारे लिए खतरनाक है। आज नहीं तो कल आप देखेंगे कि अंतरिक्ष युद्ध भी होने वाला है, क्योंकि भारत भी अपनी वो बना के रख रहा है, अमेरिका भी बना के रख रहा है, और जितनी भी अदर कंट्रियाँ हैं उन सबको लग रहा है कि हमारा भी अंतरिक्ष में वर्चस्व हो, और कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि हमें चंद्रमा में रहने के लिए ज़मीन हमारी इतनी थी, ये कहे हमारी इतनी थी, ये कहे हमारी इतनी है। तो ऐसी बातें मतलब हो सकती हैं कि हम मानव है, इच्छाएँ बहुत प्रबल होती है, और यदि ऐसी प्रबल इच्छाएँ हो गई तो अंतरिक्ष में भी युद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो शांति तो कहीं वर्ड आप ऐसा कह नहीं सकते हो कि दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे जो मैं बता रही थी आपको, थोड़ा कुछ आगे निकल गई। इसमें क्या था कि मतलब परमाणु बम गिराए गए थे, और ओवरऑल बताया गया कि 90% लोग जो थे वो आम लोग थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम रखने के लिए दो महाशक्तियों, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच प्रचंड स्पर्धा का दौर चालू हुआ। इन बातों को बहुत बारीकी से समझिएगा आप, कि हमने सबसे पहले जो देखा द्वितीय विश्व युद्ध में, और इसकी डेट कभी कभी वनडे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि हिरोशिमा या नागासाकी में बम कब गिराया गया था, या किसके द्वारा, डेट पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोग आज सर्च करेंगे, ये दोनों की ही दोनों प्लेस में अलग अलग डे में जो बम है गिराया गया था। हालांकि 2 दिन का ही अंतर था, ज़्यादा दिन का नहीं था, 2 या 3 दिन का अंतर ही था। आप देख लीजिएगा उसे, और अपनी नोट्स में कहीं पे नोट भी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद 2 महाशक्तियाँ जन्म लेती हैं। वो 2 महाशक्तियाँ कौन थी, एक थी अमेरिका जो पूंजीवादी, वहाँ पे अभी आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में हमारे 3 तरीके की चलती है, चाहे बात करें तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है। तो अमेरिका कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश था, और साम्यवादी जो था सोवियत संघ के बीच क्या होता, प्रचंड स्पर्धा होता है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा होता है। हमारा इंडिया जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे खैर अर्थव्यवस्था में आप समझेंगे, बट ये पूंजीवाद बढ़ रहा है तो बताना मेरे लिए ज़रूरी था। तो अमेरिका, ठीक है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो कुछ इस तरीके से है, और इसमें क्या होता है कि जो सोवियत संघ था हमारा, सोवियत संघ पहले कहा जाता था रशिया को, ठीक है। आज जो रूस हम पढ़ते हैं, पहले वो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो इस दोनों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दोनों ही महाशक्तियाँ उभरते, बाकी का किसी का पता नहीं रहता। बहुत सी कंट्रियाँ विश्व युद्ध में शामिल होती हैं, और उनमें से जैसे आपने रामायण महाभारत देखी होगी, तो कई प्रांतों के राजा आके लड़ते हैं
एक के लिए। तो उसी तरीके से जब युद्ध हो रहा था तो बहुत सी कंट्रियाँ शामिल हुई थी। अंग्रेज़ों ने भी यहाँ से क्योंकि वही तो सारे हर जगह पे सत्यानाश करने में लगे हुए थे। तो यहाँ की सेनाओं को बिना यहाँ के लोगों की इजाज़त के वहाँ ले गए थे और यहाँ का आधा पैसा तो वो खर्च कर ही डाले थे अंग्रेज़ लोग। हमारा इंडिया शामिल नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ मतलब बहका के या कुछ भी करके कुछ गलत तरीके से कि इन्हें पता ना चले, यहाँ की सेना को इसमें शामिल करने के लिए लेके गए थे। तो इसमें से ऐसा नहीं कि हम शामिल थे, बट अब जो लीडर थे यहाँ के तो कहीं ना कहीं कुछ गलत तो कर ही रहे थे। तो इसमें से दो महाशक्तियाँ उभरती हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। और चूँकि परमाणविक हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए थे, यानी कि परमाणविक हथियार जो हमारा है उसके ये नए प्रतीक बन चुके थे और इसीलिए दोनों ने उनका बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय शुरू किया। दोनों ही कंट्रियों ने, अमेरिका ने भी और संयुक्त सोवियत संघ ने, पहले रूस नहीं था, सोवियत संघ ही हम पढ़ेंगे। तो दोनों ही ने क्या किया कि बहुत ही बड़े पैमाने पर लार्ज अमाउंट में यहाँ पे जो हमारा परमाणु बम है उससे परमाणु हथियार जितने भी हैं उन्हें इकट्ठा करना ये शुरू कर देते हैं। जब कब होता है? जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में ये घटना होती है तब। उसके बाद क्या होता है कि बढ़ती हुई इस सैनिक प्रतिद्वंदिता में 1962 में क्या होता है कि 1962 का क्यूबाई जो हमारा है मिसाइल संकट एक उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग है। इसका आरंभ तब हुआ जब अमेरिकी जासूसी विमानों ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ के आणविक मिसाइल खोज निकाले और प्रतिक्रिया में अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी कर दी और सोवियत रूस को धमकी दी। यानी कि उसने रूस को क्या किया? धमकी दी कि यदि ये मिसाइल नहीं हटाए गए तो वह उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। आमने सामने का यह टकराव तभी समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपने मिसाइल हटा लिए। 2 सप्ताह तक चले इस संकट में मानवता को संपूर्ण तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया था। अभी यहाँ ये जो अभी पढ़ रहे हैं मैं अभी बता रही हूँ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अभी हमने ये जो देखा, मैटर ये नहीं करता कि अभी जो पढ़ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति एंड ये सारी घटनाएं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है ना, बहुत ही रोचक वाली है एंड बहुत इंटरेस्टेड है वो। यहाँ पे क्या हुआ था, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये इसमें क्या होता है कि मानवता की संपूर्ण तबाही के कगार में थी, एथिक्स का क्वेश्चन जब आता है हमारा, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब भी कभी आएगा ये एग्जाम्पल ना बहुत सॉलिड वाला एग्जाम्पल है, बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं लाना आपको इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा है, कोई चेंज नहीं लाएंगे, एग्जामिनर की हिम्मत नहीं आपके मार्क्स काट ले, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि क्यूबाई मिसाइल संकट, आप पूरा कैसे स्टडी बना सकते हैं, पूरा ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग है। इसका क्या हुआ था? आरंभ तब हुआ जब अमेरिकी जासूसी विमानों ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ के आणविक मिसाइल खोज निकाले। यानी कि पड़ोसी देश क्यूबा में अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका का जो पड़ोसी देश क्यूबा है वहाँ पे सोवियत संघ के क्या करता है, वो आणविक जो मिसाइलें थी उनकी खोज निकालता है और प्रतिक्रिया में अमेरिका ने क्या किया कि क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी कर दी और इसकी उसने प्रतिक्रिया में तुरंत रिएक्शन लेता है और जो वहाँ की क्यूबा की समुद्री सीमाओं को उसने नाकेबंदी कर दी और सोवियत रूस को यानी धमकी देता, वो अमेरिका, कौन धमकी देता? अमेरिका धमकी देता है कि यदि ये मिसाइल नहीं हटाए गए तो वह उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। अब यहाँ पे ना मेन मुद्दा क्या बनता है, जो मैं अभी एथिक्स से यहाँ पे रिलेट कर रही थी कि इसमें से क्या फ़ैसला लेना चाहिए था, ज़रा आप सोचिए। जो रसिया ने किया, जो अमेरिका ने किया, तो एंड रसिया को इसमें क्या फ़ैसला लेना चाहिए था कि भलाई हो लोगों की, ना कि रसिया की भलाई हो, रसिया के लोगों की भलाई किसमें थी और रसिया को कौन से कदम उठाने चाहिए थे एंड रसिया के द्वारा उठाए गए कदम वहाँ के लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होते हैं। कि जब उसने ऐसी धमकी दे दी तो वहाँ पे यदि रसिया मिसाइल जो भी थी वहाँ अपना लगाए हुआ था नहीं हटाता तो फिर से क्या होता कि विद्रोह उत्पन्न होता, फिर से झगड़े होते, फिर से खूनी हिंसा होती।
लेकिन रसिया ने उस टाइम पे बुद्धिमानी दिखाई कि चलो ठीक है हम हटा लेते हैं, और हटा लिया। एंड जो एक सप्ताह जो पूरा संकट था, जो बहुत बड़ी तबाही खड़ी करने वाला था, वो रसिया की बुद्धिमानी से टल गया। वो क्या हुआ, रसिया की पूरी उसकी सूझबूझ से वहाँ पे वो हमारा संकट टल गया। एंड ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेन यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहे थे कि यदि रसिया ऐसे कदम नहीं उठाता तो समस्या कितनी विकराल हो सकती थी। आज मुझे उसका क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, एथिक्स का ही है। एंड मैं आपको कल वो क्वेश्चन देख के बताऊंगी आपको ये एग्जाम्पल के साथ कि कैसे आप इस एग्जाम्पल के थ्रू उस क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेंजेस कुछ भी नहीं लाना। आपको पता है इसके में एथिक्स जब हम लिखते हैं तो बहुत अच्छे खासे एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वहाँ पे कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता है कि आप ऐसे कैसे एग्जाम्पल दे सकते हो। कभी कभी हम अपने आप से जो कहीं पे अपने नज़दीकी घटनाओं के द्वारा कोई समस्याओं को समझा सकते हैं, तो वो भी हम समझा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होता है। उसके बाद होता है कि अगर लोग आज शांति का गुणगान करते हैं तो महज इसीलिए, मतलब इसलिए नहीं कि वे इसे अच्छा विचार मानते हैं। शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व पहचाना है, और त्रासद संघर्षों से प्रेत हमें क्या हुआ, लगातार कचोटते रहते हैं, और आज जीवन अतीत के किसी भी समय से कहीं अधिक असुरक्षित है। और अतीत के यानी कि आज यदि हम ये सोचें कि हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, तो आज ना इतने मतलब वो अभी जो हमारी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अभी कुछ कंट्रोल करके रखी हैं। यहाँ पे अकेले अमेरिका के पास ही या अकेले हमारी कुछ यूरोपीय कंट्रियों के पास ही इतने परमाणु बम है ना कि यदि वो एक बार गिरा दे तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। पूरी दुनिया, यहाँ पे अकेला कोई एक कंट्री नहीं, पूरी दुनिया नष्ट करने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ पे आज तो हम और भी मतलब आए दिन खतरे में जी रहे हैं। पहले तो ठीक है, पहले आपको लगता होगा कि यार पहले कितनी अशांति होती थी, आज हम घर में सुख चैन से नहीं रह पा रहे हैं, हमारे घर के लोग ही हमारे दुश्मन बने वाला। कि पहले ऐसा आप ये सोचें कि ऐसा नहीं था, सब पहले भी था, आज भी है। लेकिन हम ये कहें कि पहले बड़े खुश थे या पहले बड़े अशांत थे, आज हम शांति में रह रहे हैं, तो ऐसा आपको लग रहा होगा, ठीक है। ऐसा रियल में इसमें बताया जा रहा है कि है नहीं, हमारे अतीत से भी कहीं अधिक असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं असुरक्षित है। देन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हर जगह के लोग आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं, शांति लगातार बहुमूल्य इसीलिए भी बनी हुई है कि इस पर खतरे का साया हमेशा मौजूद है। यानी कि जो शांति है, इसीलिए इसमें इसका जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जुमला दिया जाता है कि हम शांति देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो इसीलिए ये मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है कि मतलब क्या है कि यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिनका तो कोई पता होता नहीं कब कहाँ पे क्या करते हैं, एंड इससे बहुत बड़ा हमारा लॉसेस हो सकता है। हमने बचपन में बहुत सारे वंडर ऑफ साइंस के लेख लिखे होंगे, ठीक है, ऐसे आता था इंग्लिश में लिखने के लिए। और आप सब ने शायद वो होता था कि एक ऐसा रहता था कि, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की स्टेट में अलग रहा होगा, और यदि रहा होगा, लेकिन एक कॉमन बात होती है ना कि क्या होता था कि जब हम पढ़ते थे, अपने टाइम की बात बता रहे हैं, कि इसमें होता था कि आप वंडर ऑफ साइंस का लेख जो है, ऐसे जो है वो रट लो, मतलब रट लो, ये तो क्वेश्चन पेपर आउट है कि ये आना ही है। 4-5 आते तो उसमें से एक ही लिखना था, और इसमें से एक तो ये आता ही था। और उसमें हमारे सर बता देते थे, सर या मैम जो भी पढ़ाते थे, कि इसमें कुछ भी पूछा जाए, क्योंकि कुछ भी साइंस से रिलेटेड कुछ आता है, यानी कि ये चाहे कंप्यूटर आए, चाहे प्रौद्योगिकी का आए, चाहे कुछ भी आए, सीधे आपको ये वंडर ऑफ साइंस का लेखन चिपका देना, कुछ भी नहीं सोचना समझना कि क्या है कैसे है। एंड हम लोगों ने ना उसे रट लिया था वो 10th तक हमारा काम किया बहुत अच्छे तरीके से, उसे रट के अपना कि जो भी वंडर ऑफ साइंस का था पूरे पॉइंट एक एक करके बना के, मतलब ऐसा था ना उसको एक सॉन्ग से की तरह हम लोगों ने उसे रटा हुआ था, क्योंकि वो बनाया क्वेश्चन था, वो आता ही था, और उसे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सजा के लिख के भी आते थे, नंबर भी अच्छे खासे आते थे, ठीक है। तो इसमें से क्या है कि यहाँ पे हम लोग ये लिखते थे कि ये कहीं ना कहीं, और आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल सही बात है
कि जितनी प्रौद्योगिकी हमारे लिए यूजफुल है, कहीं ना कहीं उतनी ही हानिकारक है। ओवरऑल कंक्लूजन जब निकाला जाता था तो हम लोग ये वर्ड वहाँ पे इंक्लूड करते थे। आप लोगों ने भी ऐसा तो नहीं सीधे जंप करके फाइनल क्लास में आ गए होंगे, जी नहीं, आपने भी पहली सीढ़ी चढ़ी होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तब जाके कॉलेज वगैरह में पहुँचे होंगे। तो वहाँ पे शायद ऐसी कुछ घटनाओं का आप भी रूबरू हुए हो। तो यहाँ पे हम लोग पूरा कंक्लूजन क्या निकालते थे कि प्रौद्योगिकी हमारे लिए जितनी यूजफुल है, कहीं ना कहीं उससे कहीं ज़्यादा हानिकारक भी है। और अभी मैंने बताया कि यदि किसी एक कंट्री के द्वारा भी परमाणु बम छोड़ दिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे पूरा का पूरा देश, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया, देश की बात छोड़िए, पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है, पूरी दुनिया। इतनी ताकत है इन परमाणु बमों में, इन प्रौद्योगिकी में। जो टेक्नोलॉजी है, यदि आज इसका मिसयूज किया जाए ना, आज हम जितने भी डाटा यूज कर रहे हैं, मेरे फ़ोन में जो डाटा चल रहा है वो आपके पास तक पहुंच जाएगा बहुत ही ईजीली, यदि किसी के पास ऐसा ये कुछ गुण होते हैं जो आते होंगे। जो हैकर्स वगैरह होते हैं उनका यही काम होता है। और इनमें हैकर्स भी कई तरीके के होते हैं, हैकर्स भी हमें पढ़ना है, डोंट वरी, आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये यूपीएससी में तो यही तो होता है कि यदि कोई घुस गया ना तो खाली हाथ तो जाता नहीं है। यदि आप डीएम, आईपीएस या आईएफएस नहीं भी बन पाएँ तो आप इतने एलिजिबल तो हो जाते हो कि मतलब कोई भी अच्छी खासी जॉब आपके हाथों में होती है, फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और नॉलेज तो आपके पास बहुत कुछ हो जाता है। तो इसमें खैर हमें नॉलेज बस नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। एंड सिलेक्शन के साथ साथ नॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, अब क्या करेंगे, उससे फेंक भी नहीं सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि उससे बिल्कुल भूल जाएंगे, अचानक से सिलेक्शन मिला और उसके बाद क्या था, कोई पूछे हमसे तो क्या था, हालांकि कोई पूछता भी नहीं फिर क्या था कैसे था। बट वो चीज़ें हमें एक डीप नॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझते हैं। तो इसमें से क्या बताया गया कि ये शांति क्यों बेचारी साए में, मतलब इसके ऐसा लग रहा है कि खतरा है। इसीलिए लग रहा क्योंकि यहाँ पे जितनी प्रौद्योगिकी बढ़ रही है आज, या जितना भी सब कुछ हो रहा है आज, हम जितना डेवलप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उतना ही हमारे लिए खतरा ही है, ठीक है। एक तरीके से हम देख रहे हैं कि एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, बहुत ही सुकून हमको देता है, लेकिन इतने डॉक्टर के पास हम पैसे दे आते हैं ना, इसकी वजह से। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यदि बात करें तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उससे सीएफसी गैस निकलती है, आपको यदि पता हो, और हम बहुत शौक़ से यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये हो गया कि मतलब थोड़ा कि हमारा लेवल अच्छा रहे, तो उस दिखावटी के चक्कर में देन थोड़ी हमारी जो भी लाइफ स्टाइल है बेटर रहे। गर्मी आ गई, हमें फ्रिज का ही पानी चाहिए, एंड जब हमें फ्रिज का ही पानी चाहिए तो हम बहुत शौक़ से यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आज बीमारियां ऐसी ऐसी हैं कि जिनका कभी हम नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं आज हमारे पास। तो पहले आपको पता होगा, ज़रा एक बात सोचिए यहाँ पे कि पहले क्या होता था कि साफ़ सफाई नहीं होती थी, इतना लोग अवेयर नहीं होते थे, तो वहाँ पे उन्हें की बीमारियों का जो था वो कुछ अलग तरीके से था कि उन्हें हैजा होता था, उन्हें कभी कभी मतलब पूरा ये जो चेचक वगैरह निकलते थे। लेकिन आज तो आप देख रहे हो कि साफ़ सफाई भी है, सब कुछ आपका बिल चल रहा है। दिन आज हम क्यों बीमार हो रहे हैं? आज तो और भी ज़्यादा पब्लिक बीमार हो रही है। पहले के लोग जीते थे मतलब कितने 100 सालों तक। आज यहाँ पे हमारा जो लाइफ टाइम है वो है कितना 60 ईयर है समथिंग। तो यहाँ पे इंडिया के लोगों का ये 60 ईयर अब रह गया कि हम 60 मतलब है कि आप 60 साल से ऊपर जी रहे हो तो फिर आप एक अलग ही मतलब इंसान माने जाओगे। अदरवाइज़ मेनली पुरुष या महिला का यही माना जाता है। तो अब ये कंडीशन आ चुकी है। हालांकि पहले आप देखेंगे, पहले के कंपेयर में बहुत सारी सुविधाएं आ चुकी है, तो अब हमें बीमार नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम क्यों हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और कभी हमें डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी हमारा माइंड का प्रेशर बढ़ रहा है, कभी हमारा बीपी बढ़ रहा है, कभी शुगर बढ़ रहा है, कभी एक छोटी सी उम्र में ही बीपी शुगर की बीमारी हो जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये सब हमारा यही खान पान, रहन सहन जो है, लाइफ स्टाइल जो है ना, वही हमारे लिए ख़तरनाक है। और इसीलिए शांति, हमारे पास पैसा बहुत है, शांति पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी। अभी पूरा समझेंगे कि है कहाँ, खोज निकालेंगे, मिल जाएगी तो, नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी इस शांति का अर्थ हम लोग समझेंगे। अभी तो बस एग्जाम्पल समझ रहे थे कैसे है, उसके बाद इसको ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे।
सो अब नेक्स्ट वीडियो में इससे हम बात करेंगे। एंड टाइम ओवर हो गया है, यानी टाइम बहुत हो गया है, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।